जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है निर्भय कुमार। स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड वीडियो पे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ हूँ चर्चा करने के लिए, और आज तारीख है 13 अप्रैल 2024। तो इस 13 अप्रैल 2024 ये आज का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है, जिसकी आज मैं आपसे चर्चा करूंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो आप सभी को मेरी तरफ से आप लोग भी सत सत नमन है उन वीर योद्धाओं को जिन्होंने इस जलियांवाला बाग में अपनी जान गंवा भारत को खून से सींचा है, और जिससे आज हमारा आज़ाद भारत देश खुशियों से लहराता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन एक कोड लाया हूं, और ये हर एक देशवासी के दिल तक छू जानी चाहिए बात ये चीज़ है कि अगर मिलती आज़ादी चरखा चलाने से, अगर मिलती आज़ादी चरखा चलाने से, तो जलियांवाला बाग कांड ना होता, कि जलियांवाला बाग कांड ना होता अगर मिलता स्वराज झंडा लहराने से, तो भगत सिंह के गले में फंदा ना होता। और सेकंड है कि खैरात नहीं है वतन मेरा, खैरात नहीं है वतन मेरा, ना फरिश्तों का तमाशा है, ना फरिश्तों का तमाशा है, और वीरों ने लहू से सींचा इसे, शहीदों ने तराशा है। जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन है मेरा। तो इसी के साथ आज की इस ऐतिहासिक घटना को मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, और इसके विषय में पूरी जानकारी आज हम जानेंगे कि क्या खूबियाँ थी और क्यों ये ऐतिहासिक दिन हम याद करते हैं, और आज हम उनको याद करके उन शहीदों की नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 की बात है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हम इसकी चर्चा करेंगे। तारीख थी दोस्तों 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 आज ही का ही दिन था, जिसमें वैसाखी का दिन था। वैसाखी का दिन था। वैसाखी के वैसे तो पूरे भारत देश में का एक प्रमुख त्योहार भी है। वैसाखी एक प्रमुख त्योहार है, प्रमुख त्योहार, परंतु विशेषकर यह त्योहार पंजाब और हरियाणा के किसानों सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। तो इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसी वजह से ये वैसाखी त्योहार मनाया जाता है। और ये वैसाखी त्योहार पंजाब के आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार था दोस्तों उस समय का, और अभी भी होता है, जो कि एक सिख इसे सामूहिक जन्मदिवस के रूप में भी मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल लगता चला आ रहा था अमृतसर में, जिसमें उस दिन हजारों लोग दूर दूर से श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारे में गुरु जी के दर्शन करने और वैसाखी का त्योहार मनाने अमृतसर पहुंचे थे। गुरुद्वारे के से लगभग 500 मीटर की दूरी में जलियांवाला एक बाग था। जो गुरुद्वारा था उससे लगभग 500 मीटर दूरी पर एक जलियांवाला बाग था। बाग को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठे हुए थे और बड़ी ही खुशी के साथ वैसाखी का त्योहार मना रहे थे दोस्तों। और इसी के साथ आगे बढ़ें तो यहाँ जहाँ आप लोग कुछ मैंने इमेज भी लगाई है, ये है जलियांवाला बाग हत्या बाग है, और ये जलियांवाला बाग एंटर करने का ये रास्ता है। आइए, तो इसके साथ तो उस समय अंग्रेजों की कुछ मंशा थी, क्योंकि हमारा भारत उस समय अंग्रेजों के अधीन था, और भारत में 1857 की क्रांति बहुत तेजी से फैली, लेकिन अंग्रेजों ने उसको दबा भी दिया, लेकिन फिर भी स्वराज की
भारत को आजाद कराने की एक ललक थी जो उस समय चल रही थी। और उस समय अंग्रेजों की क्या मंशा थी? तो प्रथम स्वतंत्रता विश्व युद्ध 1914 से 1918 की बात है, जिसमें भारतीय नेताओं और जनता के खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिया था, जिसमें कि 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश की तरफ से तैनात किए गए थे। हम पूरी हिस्ट्री को जानेंगे तब जाकर के आपको हम पूरी बातें बता पाएंगे, जिसमें से लगभग 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। देख रहे हैं दोस्तों, अंग्रेजों की हमारे भारतीयों ने मिलकर के प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग भी दिया, जिसमें 43,000 लगभग 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए। लेकिन युद्ध समाप्त होने पर भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरमी के रवैये की आशा कर रहे थे, लेकिन परंतु ब्रिटिश सरकार ने माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिया, ठीक है, कर दिया, और इस भावनाओं के विपरीत थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 लागू करके कुचल दिया गया। उसके बाद 1918 में ब्रिटिश जज सिडनी रालेट एक्ट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति की नियुक्ति की और जिसकी जिम्मेदारी यह थी कि अध्ययन करना था कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन किन शक्तियों की सहायता से हो रहा था। तो इस समिति के सुझावों के अनुसार भारत की प्रतिरक्षा विधान 1915 का विस्तार करके भारत में रालेट एक्ट लागू किया गया। रालेट एक्ट क्योंकि 1857 की क्रांति जब भारत में होती है तो अंग्रेजों के अंदर एक डर और एक भय आ जाता है कि कहीं ये भारतीय अगर इकट्ठे हो गए तो हमको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो उनको डर था कि फिर वैसी घटना कोई घटना न घटित हो। लेकिन दोस्तों, क्या गुनाह था उन छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं का? तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, जो कि आजादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए आपका क्या रालेट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें वह प्रेस पर और सेंसरशिप पर लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी और लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी और उन पर विशेष ट्रिब्यूनलों और बंद कमरों में बिना जवाबदेही हुए मुकदमा चला सकती थी। तो इसी के विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ और देश भर में लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे। अब हम समझेंगे गिरफ्तारियां, और अंग्रेजों का क्रूर इतना तेजी से बढ़ गया कि लोगों पर अत्याचार करने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंग्रेजों का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। आंदोलन के दो नेताओं, जिसमें से सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों व्यक्तियों को, महान पुरुषों को, इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और काला पानी की सजा दे दी गई, जिसमें 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर में इन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग पेश की गई थी इन दोनों को। परंतु ब्रिटिशों के शांति प्रिय और सभ्य प्रतीक से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलियां चलवा दी गई। समझ रहे हैं, ये अंग्रेज इतने क्रूर थे, गोलियां निहत्थे लोगों, जनता पर गोलियां चलवा दी गई, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया। और उस दिन कई बैंकों, सरकारी भवनों, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन आगजनी की गई। इस प्रकार हुई हिंसा में लगभग 5 यूरोपीय नागरिकों की हत्या भी हो गई दोस्तों। और इसके विरोध में ब्रिटिश सिपाही भारतीय जनता पर जहां तहां गोलियां चलाते रहे। समझ रहे हैं, 8 से 20 भारतीयों की मृत्यु हुई और अगले 2 दिनों में अमृतसर तो शांत रहा, पर हिंसा पंजाब के कई क्षेत्रों में फैल गई और 3 अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। और इसे कुचलने के लिए ब्रिटिश ने पंजाब के अधिकतर भागों पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। बहुत ही
विद्रोह का सिस्टम बन गया था और खून खतरे काट मार सैनिक कहीं भी गोली चला दे रहे थे जनता पर। तो इस पर बहुत आक्रोश बढ़ गया था इनको छुटाने की वजह से। कांड का आइए थोड़ा सा विवरण जानते हैं जो कि हमने आपको बताया। वैसाखी वैसाखी की अभी तो हमने ऐतिहासिक चीजें जानी। वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी। जब जब कांड हो जाते हैं तो एक सभा का भी आयोजन किया गया था, लेकिन जो लोग वहां के पंजाब के लोग वैसाखी का त्योहार मना रहे थे तो उनको नहीं पता था या उस चीज के बारे में वो अनजान थे। वो तो अपनी खुशियों पर लीन थे, रबी की फसल की नववर्ष की खुशियों पर लीन थे। बेचारे बूढ़े बच्चे नौजवान युवा और महिलाएं जो कि एकदम अपनी खुशियों पर झूम रहे थे। सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। ये पंजाब के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है जलियांवाला बाग देने वाले लोग थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो वैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। उनको पता चला, वो तो सिर्फ मेला देखने आए थे, मेला देख रहे थे बेचारे, और लेकिन वो सभा में पहुंच गए थे। और जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर के वहां पहुंच गया जाता है। जैसे ही वहां पर भाषण चल रही थी, बहुत सारे लोग आ गए थे, तो वहां पे भाषण चल रही थी तो तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर ने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पर हाजिर हो जाता है और उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। राइफलें लोडेड थी एकदम खचाखच, क्योंकि उस समय बहुत तेजी खूना खच्चर चल रहा था। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा, लेकिन गोलीबारी की बात करें तो सैनिकों ने बाग को घेर लिया और बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बताइए क्या गुनाह था उन बेचारे मासूम से बच्चों का, महिलाओं का, छोटे छोटे बच्चों का, बूढ़ों का क्या कसूर था जो ये जनरल डायर नामक क्रूर अधिकारी गोली चलाने का आदेश दे देता है। दोस्तों चलानी शुरू कर देता है, जिसमें 10 मिनट में लगभग 1650 राउंड गोलियां फायर होती है। 1650 राउंड गोलियां फायर होती हैं, चलाई गई, जिसमें जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक सकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था दोस्तों, कोई रास्ता नहीं था। और कुछ लोग जान बचाने के लिए वहां मैदान में मौजूद एकमात्र कुआं, ये आपको कुआं का तस्वीर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, यही कुआं था। कुआं, उसमें लोग अपनी जान को बचाने के लिए बूढ़े बच्चे जवान उस कुएं में कूद गए और देखते ही देखते वो कुआं लाशों से लबालब भर गया, खून से एकदम लथपथ हो गया। और वहां पर जलियांवाला बाग में एकदम देखते ही देखते कुआं लाशों से पट गया। और जलियांवाला बाग कभी जलीली नामक आदमी की संपत्ति थी उस समय। देखते ही देखते, अब दोस्तों मैं कैसे बता दूं, ये क्रूर शासक, क्रूर सैनिक जो था जनरल डायर, इसने देखते ही देखते भगदड़ मच गई, गोलियां बौछारने होने लगी और बाग में लगी पट्टियों पर आज भी लिखा है 120 तो सिर्फ कुएं से ही मिले थे। 120 मुझे तो नहीं लगता कि 120 मिले होंगे, क्योंकि वो कुआं पूरा पट चुका था। क्योंकि ये कुछ और पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा था तो घायलों का इलाज के लिए भी कहीं जाया नहीं थी। जो वहां घायल भी हो गए थे वो वहीं के वहीं घसीट कर दोस्तों वहीं लहू लुहान पड़े रहे और लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं अपना दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की
सूची लिए बैठे हैं। और जबकि वहीं जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है और ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष और 41 नाबालिग लड़के थे और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अब बताइए दोस्तों, 6 सप्ताह का बच्चा मतलब जन्म लिया हुआ, वो भी मारा गया था। बताइए उस बच्चे की बताइए क्या गुनाह था, उसको क्यों मारा गया? और बच्चा था और अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए थे और स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 1500 से अधिक थी। तो ये कुछ है, देख सकते हैं जानकारियां। और दोस्तों फिर तानाशाह, क्रूर कहा जाए एक तरीके से, ये अंग्रेजवन सबका का कहा जाए। एक फिर इसी के उपलक्ष्य में हंटर कमेटी, एक कमेटी इसकी जांच करने के लिए कमेटी का भी ये साले क्या करते हैं, क्या ही बताओ मुझको, क्या ही आपको कहूं, मैं कहना तो नहीं चाहिए। इन लोगों ने जांच कमेटी बैठाते हैं, वो भी कैसी का हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन माउंटेग्यू 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति होती है, जिसमें दोस्तों जनरल डायर को तो रिटायर कर दिया जाता है और उसको भेज कहाँ दिया जाता है? लंदन, ब्रिटिश भेज दिया जाता है। ये देखिए हंटर कमेटी, ठीक है, हत्या की प्रशंसा कर दे, लेकिन फिर भी हत्या की प्रशंसा की गई थी। इन लोगों साला अंग्रेजों वालों साले हंटर कमेटी की स्थापना करने चले थे। चले तो ये चीजें हैं, ये आप देख रहे हैं। आज भी अगर आप लोग जाएंगे अमृतसर पंजाब में, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा ब्यौरा इस शिलालेख में आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। बहुत ही क्रूरता थी और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पर विरोध भी हुए, जिसमें विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी का विरोध किया, जिसमें से उन्होंने अपनी इस हत्याकांड के लिए अपना विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी थी। नाइटहुड की इन हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी और इसका प्रतिघात लिया, किसने प्रतिघात लिया? ऊधम सिंह। इन्होंने, नमन है ऐसे देशभक्त भारतीय को, नमन है, मुझे सत सत नमन करता हूं ऊधम सिंह जी को, क्योंकि उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये ऊधम सिंह भी थे, इनको भी गोली लगी थी। जब जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हो रहा था तो उस समय ऊधम सिंह को भी वहीं मौजूद थे, जो कि गोली लगी थी। तब इन्होंने उसी दिन तय किया, प्रण लिया, जब ये क्या कहते हैं जो एक्ट लाया गया उस पर इनको कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने प्रण लिया कि मैं इसका बदला लूंगा। लेकिन उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैम्पटन हॉल में सीने पे गोली दाग दिए और सीने पे गोली दागने पर ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी की सजा सुना करके फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। शहीद हो गए, इनको लटकाया नहीं, एक तरह का शहीद हो गए। बहुत ही, ये तो बहुत ही पूजनीय हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। बहुत तगड़ा गोली मारे ठाए, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। मैं होता तो काट देता। तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के जितने भी उन बच्चे, बूढ़े, नौजवान, युवाओं, कितने भी, फिर बताओ छोटे बच्चे का क्या कसूर था? तो मैं सत सत नमन करता हूं उन शहीदों को, जिससे आज मेरा भारत देश खुशी है, हंस रहा है, खिल रहा है। तो कुर्बानियों को भुलाना नहीं है, इतिहास आज भी गवाह है कि ये धरती हमेशा ऐसे नहीं हमको आज़ादी मिली,
खून की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। भगत सिंह जैसे युवाओं ने, चंद्रशेखर जैसे युवाओं ने खून से सींचा है इस देश को, तब जाकर के आज हमारा भारत देश एक समृद्ध और शक्तिशाली बना है। दोस्तों, इसी के साथ कल आपका 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल में B.R. अम्बेडकर, बोला जाए तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जन्मदिन है। तो आप लोगों को एडवांस में 14 अप्रैल की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से मनाएं। और इसी के साथ मैं इस अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं दोस्तों। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।